एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बेहद अमीर और घमंडी था। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं एक चुनौती लेकर आया हूँ। अगर आपके दरबार में कोई इसे हल कर सके तो मैं अपना पूरा खजाना उसे सौंप दूंगा। लेकिन अगर कोई हल न कर सका तो मैं यह मान लूंगा कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं है। अकबर ने पूछा, क्या है वह चुनौती? व्यापारी ने एक सुंदर सोने का पेड़ पेश किया। उसने कहा, यह पेड़ मेरी कड़ी मेहनत और चतुराई का प्रतीक है। इस पेड़ को ऐसा सजाया गया है कि हर डाल पर सोने की पत्तियां और फल लगे हैं। लेकिन इस पेड़ पर एक ऐसा राज छिपा है जिसे समझ पाना मुश्किल है। आपके दरबार में जो सबसे बुद्धिमान है वह यह बताए कि इस पेड़ की असली कीमत क्या है। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा। सभी सोच में पड़ गए। आखिरकार बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा। वह मुस्कुराया और व्यापारी से कहा, इस पेड़ की असली कीमत केवल तभी समझी जा सकती है जब इसे ठीक से जांचा जाए। क्या मैं इसे अपनी तरह से परख सकता हूँ? व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे इसे नुकसान न पहुँचे। बीरबल ने एक खाली थैली मंगवाई और कहा, मैं इस पेड़ की कीमत थैली में भरकर बताऊंगा। बीरबल ने सोने के पेड़ को पकड़कर उसकी पत्तियों और फलों को धीरे धीरे उतारना शुरू किया। उसने हर पत्ती और फल को थैली में डालना शुरू किया। व्यापारी घबरा गया और चिल्लाया, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? यह पेड़ मेरी मेहनत का नतीजा है। इसे मत छुओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अगर यह पेड़ इतना कीमती है तो इसकी पत्तियों और फलों को उतारने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो केवल इसकी कीमत पता कर रहा हूँ। व्यापारी चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। जब बीरबल ने पूरी थैली भर दी तो उसने व्यापारी से कहा, यह पेड़ तो अब खाली हो गया है। इसकी असली कीमत क्या है, यह तो अब आप ही बताइए। व्यापारी ने चुपचाप कहा, इसकी कीमत इसकी पत्तियों और फलों में थी। अब यह खाली हो गया है तो इसकी कोई कीमत नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ हमें सिखाता है कि असली मूल्य उस चीज का होता है जो उपयोगी हो। अगर हम बाहरी आडंबर और दिखावे पर ध्यान दें तो असली मूल्य खो देते हैं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बादशाह और दरबारियों से माफी मांगते हुए कहा, मैंने अपनी चतुराई साबित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बीरबल की बुद्धिमानी ने सिखा दिया कि असली महत्व बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि उसके उपयोग और सच्चाई में है। व्यापारी ने अपना वादा निभाते हुए अपना खजाना बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे दरबार की इज्जत बचाई बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी दिखावा और आडंबर की तुलना में किसी चीज की असली उपयोगिता और सच्चाई अधिक महत्वपूर्ण होती है। समझदारी और व्यावहारिकता हमें जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करती है। हंसने वाली मूर्ति, अकबर बीरबल की रहस्य भरी कहानी। राजमहल का बाग पुराना और शोक था। वहाँ फूल, फव्वारे, पत्थर की गठरी और एक मूरत थी, एक ध्यानस्थ ऋषि की, जो चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान लिए बैठा हुआ था। पर कुछ दिनों से महल में अजीब खबर फैलती रही थी। हर सुबह सूरज उगते ही वही मूर्ति जोर जोर से हंसती है। आवाज इतनी सजीव होती थी कि लोग चौंक उठते, चाटुकार परेशान हो जाते और बच्चे डरकर रोते। खबर पाकर अकबर खुद बगीचे आए। वे भी चकित हुए, कोई नजदीक नहीं था, फिर भी दूर से हा 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 जैसी आवाजें आ रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह किसने किया? कोई जादू है क्या?
सब स्तब्ध थे। कुछ लोग बोले, शायद कोई चुड़ैल, कुछ बोले, यह कोई शुभ संकेत है। अकबर ने कहा, बकवास बंद। इस घटना का ठोस कारण पता करो, और यदि कोई चालबाजी है उसे पकड़ कर लाओ। बीरबल को बुलाओ। बीरबल आए तो पहले मुस्कराए और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ रातें यहीं बिताने दीजिए, मैं खुद देखूंगा। पहली रात बीरबल ने ध्यान से देखा, मूर्ति वही थी, पर उसके पांव के पास घास और पत्थर पर नमी रहती, जैसे कहीं से पानी आता जाता हो। उन्होंने यह भी गौर किया कि आवाजें हर रोज लगभग एक ही समय पर आती थी, सूर्योदय के ठीक पहले, जब महल के फव्वारे चालू होते और बगीचे में सिंचाई पानी बहता। बीरबल ने सोचा, यह संयोग नहीं है, पानी और आवाज का कुछ लेना देना होगा। दूसरी रात बीरबल ने और भी ध्यान रखा। उन्होंने मूर्ति के आधार, उस चबूतरे पर छोटे छोटे छेद और पतले ट्यूबों के निशान देखें, जिन्हें अक्सर लोग नहीं देखते। कुछ जगहों पर पत्थर में नक्काशी ऐसी थी, जैसे किसी प्राचीन मशीन के भाग हों। बीरबल ने चुपके से पास के एक सेट पुराने इंजीनियर से पूछा, जिसे महल के पुराने कामों का ज्ञान था। वह बोला, वर्षों पहले हमारे बादशाह के पास एक होशियार कारीगर हुआ करता था। उसने महल में कुछ अजूबे बनाए थे, फव्वारे जो संगीत करते, पत्थर जो पानी आने पर स्वर देते। अब वह पुराना काम बिगड़ गया, पर कहीं न कहीं नालियां और पाइप अभी भी हैं। बीरबल ने अगले दिन सबके सामने एक प्रस्ताव रखा, महल के न केवल ऊपर बल्कि नीचे भी जांच करनी होगी। नीची तह में जहां पुराने पानी के मार्ग जाते हैं, वहां जाकर देखना होगा। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया। मिस्त्री और कामगारों ने मिट्टी खोदी तो पता चला, मूर्ति के नीचे एक पुराना छोटा कक्ष और पतले से घटते हुए पाइप निकले, जो महल के पुराने फव्वारों और जलमार्गों से जुड़े थे। कक्ष में लकड़ी और पीतल की नलियां, कुछ छिद्रित सीक और छोटे रीढ़, सरकने वाली पतली पत्तियां, बांस की पाटियां मिलीं, ठीक वैसे जैसे संगीत वाद्य के पाइपों में होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं, यह तो एक पुराना जलवाद्य है, जिसको ठीक ठाक काम करने पर हंसी जैसा स्वर निकालने के लिए बनाया गया था। उन्होंने तब समझाया कि कैसे होता है। सुबह के समय जब सब जागते हैं, महल के मुख्य जल चैनलों में पानी की मात्रा और दबाव बदलता है। उस दबाव से हवा और पानी रीढ़ों के बीच गुजरते हैं और एक विशेष ताल में कंपन पैदा करते हैं, जो हमारी मानसिक भाषा में हा 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 जैसा प्रतीत होता है। मूर्ति का मुख एक तरह का संदेहिल था। उसके मुंह और मूड़ी की बनावट ने उसी ध्वनि को मानवसी हंसी जैसी आकृति दे दी। अकबर ने पूछा, पर क्यों अचानक यह शुरू हुआ? बीरबल ने बताया कि थोड़े वर्षों पहले मैदान के कुछ हिस्सों में नालियां बंद कर दी गई थी, और फिर हाल ही में उनके रखरखाव के कारण पानी के प्रवाह का समय थोड़ा बदल गया। यह बदलाव सुबह के उस छोटे से पल में आरएनजी बन गया, जिसमें हंसी निकलती थी। बीरबल ने मिस्त्रियों से कहा कि पुराने पाइप ठीक कर दिए जाएं और कक्ष को सील कर दिया जाए, ताकि पानी के आने जाने में यह आवाज दूसरों को डराने न लगे। लेकिन अकबर का मन कुछ और कहता था। वह हंसे और बोले, यह संगीत भी बड़ा प्यारा है। इसे बंद करने से अच्छा है इसे बजाया जाए। जब भी महल में मेहमान आएं, हम इसे सुबह सुबह बजवा देंगे। हमें लोगों को मुस्कान देनी चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अब आप समझदार हो गए। न हर अचरज को भूत प्रेत समझा जाए, न हर मशीनियत को काट दिया जाए। कुछ चीजें विज्ञान और कला का संगम होती हैं। इस प्रकार रहस्य सुलझ गया। मूरत हंसती नहीं थी, वह सिर्फ महल की छुपी हुई संगीत यंत्र की आवाज का प्रतिबिंब थी। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की उदारता ने उस तंगसी स्थिति को एक कृति में बदल दिया, और महल के लोग सुबह सुबह उस मीठी, संगीत भरी हंसी को सुनकर मुस्कुराने लगे।
बादशाह अकबर दरबार में पधारे। दरबारी भी मौजूद थे। इसी बीच बादशाह के ध्यान में 5 प्रश्न आए। उन्होंने दरबारियों से वे प्रश्न पूछे। बीरबल उस समय दरबार में मौजूद न था। वे 5 प्रश्न इस प्रकार थे। फूल किसका अच्छा? दूध किसका अच्छा? मिठास किसकी अच्छी? पत्ता किसका अच्छा? राजा कौन सा अच्छा? बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। किसी ने गुलाब को अच्छा बताया, तो किसी ने कमल कोड़ोट, इसी तरह दूध के लिए भी किसी ने गाय, तो किसी ने भैंस और बकरी आदि के दूधों को अच्छा बतलाया। पत्ते में किसी ने केले के पत्तों, तो किसी ने नीम के पत्तों को गुणकारी बतलाया। राजा कौन सा अच्छा है? इस प्रश्न के उत्तर में चापलूस दरबारी एकमत थे। सब एक स्वर में बोले, बादशाह अकबर सबसे अच्छे। अकबर उनकी स्वामिभक्ति पर खुश हुए, किंतु अपने प्रश्नों का यथोचित उत्तर न पाने से उन्हें संतोष न हुआ। वे बीरबल की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि जानते थे कि प्रश्नों का सही उत्तर दे सकने में वही समर्थ है। तभी बीरबल आ पहुंचा और अकबर के बगल में अपने स्थान पर बैठ गया। अकबर ने बीरबल से वही प्रश्न पूछे। बीरबल ने जो उत्तर दिए वह इस प्रकार थे। फूल कपास का अच्छा होता है, जिससे सारी दुनिया का पर्दा रहता है, क्योंकि उसी के फूल से कपड़े बनते हैं। दूध माँ का अच्छा होता है, उससे शरीर का विकास होता है। मिठास वाणी जीभ की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा है, जिसे देने के शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से वर्षा होती है, जिससे संसार में कृषि कर्म होता है और समस्त प्राणियों का पालन पोषण होता है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर सुनकर संतुष्ट हो गए। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति की होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही, उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहां पनाह, ये रहा पहला मूर्ख, इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। इस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहांपनाह,
ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो, अकबर बोले। हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा, बीरबल बोला। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा, अकबर इधर-उधर देखते हुए बोले। तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर, बीरबल सिर झुकाकर बोला। अब देखिए, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए, फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफी वक्त बर्बाद कर लिया है।